नमस्कार, मैं अभिषेक पारिक आप सभी का मेरे चैनल लर्न साइंस विद अभिषेक पारिक में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं आपको त्रुटियां सिखाऊंगा। द्रव्यमान, दूरी और समय के मापन के तरीके होंगे और इनका परास कितना है, यानी कितनी रेंज तक इनको मापा जाता है, वो बताऊंगा। ये चीजें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप चाहें तो इस वीडियो को ना देखें। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो भले ही आप देख लीजिए। और यदि आप फिजिक्स को समझना चाहते हैं तो भले ही इस वीडियो को देखिए। लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हैं, आप पहले से थोड़ी बहुत फिजिक्स जानते हैं, तो ये चीजें आपको जानने की जरूरत नहीं है। पिछली बार हम पढ़ रहे थे मात्रक एवं मापन, और उसी में अब हम पढ़ेंगे द्रव्यमान, समय और दूरी के परास और उनकी क्या क्या रेंज होती है। तो ये चैप्टर वैसे तो बुक में देखोगे तो आपको टाइम लगेगा पढ़ने में, लेकिन ये मैं ज्यादा समय इसको दूंगा नहीं, क्योंकि ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। ये बहुत आसान सी चीज है फिजिक्स के अंदर, और कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में ये चीजें पूछी नहीं जाती है, ज्यादातर पूछी नहीं ही जाती है। ठीक है, तो पहले देखिए अति सूक्ष्म दूरियों का मापन। अति सूक्ष्म दूरियां क्या होती है? अति सूक्ष्म बहुत छोटी, मतलब कि आपको मैं किसी अणु का आकार मापने के लिए दे दूंगा, अणु या परमाणु का मापने के लिए दे दिया, तो उन चीजों को मापने के लिए आपको सूक्ष्मदर्शी से काम नहीं चलेगा। सूक्ष्मदर्शी की एक रेंज होती है, एक लिमिट होती है। आपको लगेगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की पहले इतनी बड़ी रेंज नहीं थी। आजकल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जरा ज्यादा उन्नत आ गए हैं, जिनकी रेंज 0.6 एंगस्ट्रॉम तक हो गई है। पहले ये थोड़ी कम थी। तो इनका एक सूक्ष्मदर्शी का एक ऐसे लेंस होता है जो आपको दिखाई देता है, उसके ऊपर प्रतिबिंब बनता है छोटी चीज का बड़ा करके, और उस प्रतिबिंब पर, उस लेंस के ऊपर इस तरह से नंबर लिखे होते हैं। एक्स और वाई एक्सिस होते हैं, अक्षांश होते हैं, ऐसे नंबर दिए होते हैं। आपको उस विशिष्ट वस्तु का आकार नापने के लिए इसको यहां से यहां तक आपको गिनना पड़ता है कितने नंबर हैं। और मान लो कि सूक्ष्मदर्शी का पावर है 10,000, उसको x10,000 इसका पावर है, तो उसको इसके डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके आप पता लगा सकते हैं कि ये इसका आकार कितना होगा। कितने 10 टू पावर अगर 4 है, तो मान लो 10 टू पावर -4 मीटर तक का ये रेंज देता है आपका सूक्ष्मदर्शी, आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या माइक्रोस्कोप जो भी है। फिर आप इसमें से नाप के पता कर लोगे प्रतिबिंब का। सपोज ये आया आपका 3.45, तो आप इसको 3.45 इंटू 10 टू पावर -4 मीटर ऐसे नाप लोगे। ये आपको आगे आएगा प्रैक्टिकल्स में। और ये सूक्ष्मदर्शी का है, ये बड़ी चीजों के लिए है। एटम ये इन चीजों से नहीं नापा जाता, उसके लिए अलग टेक्नोलॉजी है। अणु या परमाणु अलग टेक्नोलॉजी से नापे जाते हैं। तो अति सूक्ष्म दूरियां, इनकी रेंज कितनी होती है, ये आपको एक वर्ड पता रखना होगा। इसे कहते हैं एंगस्ट्रॉम। इसकी वैल्यू होती है 10 टू पावर -10 मीटर। ठीक है, अगर आपको सपोज मैं एक लिखता हूं 0.001 मीटर, इसको आप किस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं? या तो आप इसको कहेंगे 1 मिलीमीटर, या फिर आप कहेंगे 1 इंटू 10 टू पावर -3 मीटर, यानी कि 10 टू पावर -3 को कहते हैं मिली। ठीक है, 10 टू पावर -6 को कहते हैं माइक्रो, ये इसे ऐसे दर्शाते हैं। 10 टू पावर -9 को कहते हैं नैनो, 10 टू पावर -12 को कहते हैं पिको। ठीक है, ये इनकी रेंज है। और अति सूक्ष्म दूरियां कैसे नापनी होंगी? जैसे आपको प्रोटॉन दे दिया, तो प्रोटॉन का व्यास कितना होता है? प्रोटॉन का व्यास 10 टू पावर -15 की रेंज में होता है। 10 टू पावर -15 की कोटि का होता है। कोटि का मतलब यहाँ पे कुछ संख्या है, मान लो कि 2.39 या कुछ भी XYZ है, इंटू 10 टू पावर -15, इस तरीके से ये। तो ये जो 10 टू पावर -15 है ना, ये इसकी कोटि है। ठीक है, तो यहाँ पे एक संख्या है कोई भी XYZ इंटू 10 टू पावर समथिंग, ये उसकी कोटि है। तो 10 टू पावर -15 की कोटि इस प्रोटॉन का व्यास हो गया, डायमीटर हो गया। यहां से नापते हैं, जिनको शुरुआत करते हैं हम फर्मी से। तो एक
फर्मी इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर, ये छोटी दूरियां हैं। और मिली माइक्रो नैनो आपके पास आ ही गया। इसके बाद आती है बड़ी दूरियां। तो बड़ी दूरियां नापने के लिए मीटर तो आपको पता ही, जहां पे 10⁻²−3 नहीं लगता है। उसके बाद किलोमीटर में आ गया। तो अगर मैं यहाँ पे 1000 मीटर को कैसे व्यक्त कर सकते हैं, एक तो 1000 मीटर हो गया, इसको हम 1 किलोमीटर बोल सकते हैं, या फिर 1 × 10⁻³ मीटर ऐसे भी व्यक्त कर सकते हैं। अब बड़ी इकाई नापने के लिए बहुत बड़ी दूरियां, उनको नापने के लिए कुछ विशेष तरह की यूनिट्स होती हैं, एसआई यूनिट्स। मीटर जैसे एक ऐसा यूनिट है, तो ऐसा यूनिट हो गई एक तो प्रकाश वर्ष, इसे कहते हैं लाइट ईयर। फिर हो गई पारसेक, ठीक है। तो पारसेक दूरी की सबसे बड़ी यूनिट है। ज्यादातर दूरी को प्रकाश वर्ष में नापा जाता है। प्रकाश वर्ष में जो वर्ष है ना, वर्ष को देख के बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में इसको समय का ऐसा यूनिट लिख के आ जाते हैं और आपका जवाब गलत हो जाता है। प्रकाश वर्ष दूरी की यूनिट है, दूरी की, दूरियों का मापन चल रहा है, तो प्रकाश वर्ष दूरी की यूनिट है। और इसकी रेंज कितनी होती है, पहले पारसेक की है 3.08 × 10⁻16 मीटर, और प्रकाश वर्ष होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। और पारसेक होता है सूर्य और धरती की दूरी है, उसकी एक औसत दूरी मान लो, यानी सूर्य इससे धरती चक्कर लगा रही है, यहां से एक एवरेज दूरी मान लो, एक एवरेज रेडियस को एक ये थीटा है, ये इसका माप हो गया 1 आर्क सेकंड। तो 1 आर्क सेकंड का कोण बनाने पे इस रेडियस का, सूर्य का, ये पृथ्वी है, अर्थ, इसका 1 आर्क सेकंड पर कोण बनाने से जो ये दूरी प्राप्त होती है, ये दूरी है 1 पारसेक। ठीक है, आप इसको डेफिनेशन में देख के ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं चाहे तो। ये जैसे सामान्यतया ये डेफिनेशन नहीं बताई है मैंने आपको सिर्फ समझा दिया है कि कितना दूरी होती है 1 पारसेक। ठीक है, वो समझने के लिए है। डेफिनेशन आप रटना चाहे तो रट लेना, मैं समझाने के ऊपर जोर दे रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद आता है द्रव्यमानों का रेंज। ये तो हो गई दूरी की रेंज। ठीक है, -10⁻15 से 10⁻16 15-16 तक जाती है। और अब द्रव्यमानों पे अब पढ़ते हैं द्रव्यमान का मापन। द्रव्यमान को इंग्लिश में कहते हैं मास। तो एक तो होता है स्मॉल मास, मीडियम मास, हैवी मास। छोटा द्रव्यमान, मध्यम द्रव्यमान, बहुत बड़ा द्रव्यमान। ठीक है, तो स्मॉल मास, इसको 3 कैटेगरी में पढ़ूंगा। बहुत छोटा द्रव्यमान नापना है, आपको ग्राम में नापना है, ग्राम से भी छोटा मिलीग्राम, फिर नैनोग्राम, माइक्रोग्राम, पिकोग्राम, यहां तक आपको नापना है। तो उनको नापने के लिए प्लैंक कांस्टेंट का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आपको अभी समझने की जरूरत नहीं है। प्लैंक कांस्टेंट आपको आगे के चैप्टर्स में मैं समझा दूंगा अच्छे से। फिलहाल आते हैं स्मॉल मास। ये द्रव्यमान की इकाई क्या है, किलोग्राम, केजी, इंटू 10⁻³ करेंगे तो ये हो जाएगा ग्राम। ठीक है, इसी तरह से ये हो गया। इसके आगे जाता है ग्राम के आगे मिलीग्राम, फिर माइक्रोग्राम, नैनोग्राम, पिकोग्राम। आपको एटॉमिक लेवल पे नापना हो तो क्या करेंगे आप, उसके लिए एक यूनिट होती है 1U, यानी कि U का मतलब है एटॉमिक यूनिट। 1 एटॉमिक यूनिट यानी कि 12C8। इस कार्बन का 12वां जो भाग होता है उसको हम कहते हैं एक एटॉमिक यूनिट। 12C8 जो कार्बन है, इस कार्बन परमाणु के 12वें भाग के बराबर का जो वजन होता है उसे कहेंगे 1 यूनिट, जो कि लगभग 1 प्रोटॉन के बराबर है मेरे ध्यान से। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। और उसके बाद आता है मध्यम मास, ये हो गया स्मॉल मास।
फिर आ गया मीडियम मास। मीडियम मास को नापने के लिए आप क्या करते हैं, तराजू या तुला, जो कि किसी भी परचून की दुकान पे होगा, वो मीडियम मास नापने के लिए होता है, जिसको बाट से कंपेयर कर सकते हैं, या फिर आप इलेक्ट्रिक तराजू आ गए हैं आजकल तो। फिर आता है हैवी मास। तो हैवी मास किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? हैवी मास इस्तेमाल होते हैं प्लेनेट के लिए। धरती का द्रव्यमान कितना है आपसे कोई पूछ लिया जाए, कैसे नापोगे? नहीं नाप सकोगे। फिर सूर्य का द्रव्यमान हो गया, तारों का द्रव्यमान हो गया। तो इनके द्रव्यमान नापने के लिए इनकी रेंज है, स्मॉल से परमाणु से लेकर धरती सूर्य तारे तक के द्रव्यमान या ब्लैक होल तक के द्रव्यमान नापने हैं आपको। तो पूरे यूनिवर्स का द्रव्यमान कुछ किसी की रेंज में आएगा, कुछ 10⁻1554 की रेंज में कुछ आता है अब तक के ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का द्रव्यमान। तो यहां तक की इसकी रेंज होती है बस। इसे नापा जाता है हैवी मास। हैवी मास को नापा जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक है, ये कुछ ऐसे होता है, F इक्वल टू जी m1 m2 बाई r स्क्वायर। m1 m2 दो पिंड हैं जिनके बीच की दूरी है r, ये m1 है, ये m2 है, और इनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल जिसको F दर्शाते हैं, और ये g है ग्रेविटेशन कांस्टेंट। इससे हम आगे के चैप्टर में देखेंगे, जब मैं गुरुत्वाकर्षण पढ़ाऊंगा तो आपको डिटेल में समझाया जाएगा हैवी मास कैसे कैलकुलेट होता है। फिलहाल के लिए इतना आपको समझने की जरूरत है, सिर्फ समझने की जरूरत है। समय का मापन। समय के मापन के लिए एक होता है सीशियम। सीशियम एक ऐसी चीज है, पत्थर के रूप में दिखेगा आपको, जो कि बहुत तेज गति से वाइब्रेट करता है, और एक सेकंड में इसका कुछ काउंट है कि इतने बार ये एक सेकंड में वाइब्रेट कर जाता है। उस समय को हम एक सेकंड में नापते हैं। तो जो घड़ियां होती है वो सीशियम के वाइब्रेशन को गिनती हैं, और जब वो एक थ्रेशोल्ड वाइब्रेशन पार हो जाता है, यानी कि एक सीशियम SEAM एक सेकंड में 770 बार कंपन करता है। ठीक है, इतनी बार ये एक सेकंड में कंपन करता है सीशियम, और इस सीशियम का कंपन गिनती है घड़ियां, और जब ये कंपन संपूर्ण हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो घड़ी एक सेकंड नापती है। ये कंपन पूरा होने के बाद घड़ी कहती है एक सेकंड हो गया, और फिर अगला सेकंड, फिर अगला सेकंड, ऐसे एक एक सेकंड करके, और घड़ियां घंटा मिनट इस तरह से समय बताती हैं। उन घड़ियों को कहते हैं सीशियम क्लॉक। ठीक है, सीशियम घड़ियां। ये एक दिल्ली में है, भारत में 4 घड़ियां हैं सीशियम की। ये समय का मापन करने के लिए खास तौर पे घड़ियां बनाई जाती हैं, जिनको लेबोरेटरी में रखा जाता है, और ये घड़ियां सबसे ज्यादा एक्यूरेट होती हैं। ये घड़ियां आपको साल भर में 3 मिली सेकंड की त्रुटि देती है। साल में 3 मिली सेकंड की त्रुटि होती है इनमें, जो कि एक साल में 3 मिली सेकंड हम एडजस्ट कर सकते हैं घड़ी में, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इनके ऊपर लेबोरेटरी में इनको रखा जाता है, इनके समय के एक्यूरेट मापन के लिए रखा जाता है। ठीक है, समय का परास क्या होता है? रेंज। परास मैंने दूरी का बताया, द्रव्यमान का बताया। समय का परास क्या होता है? उम्र होती है। तो सबसे अस्थायी कण की उम्र होती है 10⁻24। अस्थायी कण, जो कि सर्वाधिक अस्थायी कण है ब्रह्मांड में, उसकी उम्र 10⁻24 सेकंड की है। और विश्व की आयु कितनी है? विश्व की आयु 10⁻17 सेकंड। 17 सेकंड बहुत छोटा लग रहा है ना? है नहीं, बहुत बड़ी चीज है वो। तो विश्व की आयु 10⁻17 सेकंड, ये अधिकतम समय इसकी रेंज मानी गई है। और अस्थायी, सबसे अस्थायी कण धरती इस ब्रह्मांड में जो है, उसकी आयु 10⁻24 सेकंड की रेंज में मानी जाती है। ये समय की रेंज है, परास है, रेंज या परास।